Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, from today onwards and we are going to start our new video lecture series that will be based on agricultural economics. Students who are preparing for PG entrance exam for social science and who are pursuing their degree of agriculture, as well as the candidates who are preparing for the higher competitive exams like NABARD and AFO. So this video will be helpful for all the students. So let's start today video. आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बाय द डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्या है, और इसके दो जो मेन ब्रांचेस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो टाइप की इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है. अकॉर्डिंग टू स्मिथ, जो एडम स्मिथ थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. और बात करी जाए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की, ऊपर तो हमने बात करी इकोनॉमिक्स की. एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड अलोंग विद द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मिंग. फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी जो कमोडिटीज़ हैं या गुड्स हैं वो प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, उनका स्टडी करना कि उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उनका रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करना है, इनपुट का एलोकेशन कैसे करना है, आफ्टर दैट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, देन उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करवाना है. इसकी स्टडी को जब हम करते हैं तो उसको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है. नाउ हियर द क्वेश्चन कम, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे एडम स्मिथ, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड हेनरी चार्ल्स टेलर, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. सो नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है. डिफरेंस तो हम डिटेल में बाद में जानेंगे. फर्स्टली वी विल गो थ्रू द बेसिक डेफिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो कि इसका नाम ही सिग्निफाई कर रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल. तो अगर हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम स्टडी करते हैं फॉर द इंडिविजुअल यूनिट, या बोल रहे सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल फर्म या फार्म, तो इस केस में बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि लार्ज. मैक्रो डील्स विद द होल इकोनॉमिक सेटअप, जो पूरी नेशनल जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स है उसकी स्टडी अगर हम करेंगे, लाइक टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल इनकम कितना आया, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल सेविंग, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, तो ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी. चलिए डिटेल में हम डिफरेंस बाद में डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं कि बेसिक अजम्पशंस हम कौन कौन से लेते हैं इकोनॉमिक्स में. हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपने भी थ्योरेटिकल अगर पढ़ा होगा या अपने डिग्री प्रोग्राम में जब पढ़ा होगा, तो वहाँ कुछ टर्म्स आती थी लाइक सेटरिस पेरिबस. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेटरिस पेरिबस? इट्स अ लैटिन फ्रेज एंड द मीनिंग इज ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल. यहाँ पे बात हो रही है कि सेटरिस पेरिबस का मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें इक्वल हैं. ये हम एजम्पशन मान के चलते हैं. जैसे मान लीजिए हमको रिलेशनशिप देखना है, दो वेरिएबल, मान लीजिए दो इनपुट है, दो वेरिएबल है, तो इसमें एक को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. अगर हमको दूसरे वेरिएबल का जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर हमको उसकी स्टडी करनी है, तो हम दूसरे रिसोर्सेज को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. या बात करने की जो वो चीज़ है वो अनचेंज्ड है, हम ये मान के चलते हैं. अब आता है रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे लॉज हैं हमारे इकोनॉमिक्स के जहाँ पर ये मान के चला जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर रैशनल है, वो रैशनली बिहेव कर रहा है. इसमें हम एजम्पशन लेते हैं कि कस्टमर जो रिसोर्स एलोकेशन करेगा, जो उसके पास इनपुट है या जो मनी है, उसको ऐसे एलोकेट करेगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, सो दैट दे मे गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. इसका मतलब है रैशनलिटी. एक और टर्म आता है लेजर फेयर अप्रोच. लेजर फेयर अप्रोच मतलब ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मीनिंग है नो रोल ऑफ गवर्नमेंट या नो लीडरशिप. चलिए अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से आता भी है कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी. तो ये हम देखते हैं वन बाय वन. तो वेल्थ डेफिनेशन की बात करें तो ये दिया था एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. तो ये थी एडम स्मिथ के द्वारा डेफिनेशन.
और वेलफेयर डेफिनेशन ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, एंड ही रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। चलिए यहाँ पे एक और जो एडम स्मिथ थे इकोनॉमिस्ट, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक है, उसका नाम आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, वेलफेयर डेफिनेशन जो थी, इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये बोला गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने दिया था मटेरियल रिक्विजिट्स को ऑफ वेलबींग, एंड जो नॉन मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्होंने इग्नोर किया था। इन्होंने साफ साफ बोला था कि ये एक ह्यूमन साइंस है, जो इकोनॉमिक्स है इज़ अ ह्यूमन साइंस, कि मान लीजिए जो इंडिविजुअल है वो सोशल एक्शन कैसे कर रहा है। थर्ड है स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी मीन्स मतलब क्या, कि जो चीज़ें हैं लिमिटेड क्वांटिटी है, मान लीजिए आपके पास मनी है वो लिमिटेड है, तो ये स्कार्सिटी का मीनिंग यही है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉन्टेम्प्रेरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो स्कार्सिटी की डेफिनेशन है। इसमें उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस बोला था, साइंस ऑफ चॉइस। जो रॉबिन्स थे उन्होंने बोला था साइंस ऑफ चॉइस, गिवन बाय लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज ए साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार, मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स मतलब क्या है, आपके वांट्स, आपके जो नीड है वो क्या है। स्कार्सिटी मतलब क्या है, मान लीजिए जो रिसोर्सेज हैं आपके लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके बीच में ह्यूमन बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है, तो किस तरीके से अल्टरनेटिव यूज़ करके रिसोर्सेज का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है। तो ये इसमें बात करी गई थी स्कार्सिटी डेफिनेशन में। चलिए, ग्रोथ डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इट वाज गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन। सैमुएल्सन ने इसकी डेफिनेशन दी थी। ही कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला था, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में 1917 में। इसके बाद ये तो हमने बात कर ली जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। अब हम जो बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि इकोनॉमिक्स का जो टर्म था वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था। इकोनॉमिक्स टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकस। ओइकोनॉमिकस से इकोनॉमिक्स का वर्ड डिराइव हुआ था। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और जो ग्रीक फिलोसफर थे आपके एरिस्टोटल, अरस्तु बोला जाता है जिनको, डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, इकोनॉमिका बुक बाय अरस्तु या एरिस्टोटल। अब जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स के दो डिवीज़न है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी और माइक्रो थ्योरी, प्राइस थ्योरी और माइक्रो थ्योरी। एंड और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो थ्योरी और इनकम थ्योरी। इसमें हम इनकम की बात करते हैं एट नेशनल लेवल। और डेफिनेशन भी यहाँ पर इंक्लूड करिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड चॉइसेस एज द डिसीजन मेकिंग यूनिट्स विच आर रिलेटिवली स्मॉल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल और हाउस होल्ड और ए फर्म और इंडस्ट्री। तो हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर टर्म्स आती है आपके, जैसे सिंपली हम टर्म यूज़ करते हैं आपका डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, डिमांड सप्लाई एंड प्राइस, ये हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड चॉइसेस फॉर कंट्री इकोनॉमी एज ए होल। पूरे कंट्री की बात हो रही है, पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है। जैसे आप पढ़ रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, उसकी स्टडी कर रहे हो आप, या बात करें थ्योरी ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, ये सारी की सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करी जाती हैं। यहाँ तो हमने यूज़ किया था डिमांड सप्लाई एंड प्राइस, यहाँ यूज़ किया जाता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड जनरल लेवल ऑफ प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइस। तो ये टर्म यूज़ करे जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा दो टर्म और हैं आपके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स जो पहले से एग्जिस्ट है, जो पहले से एग्जिस्ट है उसको वो कैसे काम करता है उससे डील करता है, उसकी स्टडी पे डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट एग्जिस्ट, जो पहले से एग्जिस्ट है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट शुड बी,
कि इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तो ये चीज़ों की स्टडी करी जाती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, इट डिस्क्राइब द फैक्ट विदाउट मेकिंग वैल्यूएबल जजमेंट और ओपिनियन। यहाँ पे खाली जो फैक्ट एंड डेटा है उसको ये डिस्क्राइब करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है कि वो फैक्ट्स और जो आपका डेटा है उसको तो डिस्क्राइब करेगी, साथ ही साथ उस पर वैल्यूएबल जजमेंट बनाएगी कि इससे अच्छा और क्या हो सकता था, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी। तो ये डिस्कस किया जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, जैसे मान लीजिए अभी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 25%, तो ये सीधे बोलेगा कि करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 25%। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये एक एजम्पशन या एक जजमेंट बनाया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी 5%। अब वो कैसे होगा, 5% कैसे होगा, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन देख ली, उसके जो दो मेजर पार्ट्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने की प्रॉब्लम क्या है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को, क्या ऐसा ज़रूरत पड़ेगी कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, पहली बात कि जो ह्यूमन है उसका नेचर है, उसके अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की। तो इसलिए हमको इकोनॉमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है कि हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें कि हमारे जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एक तो ये, बाकी जो मेन प्रॉब्लम है आपका कि जो हम कोई भी गुड्स एंड कमोडिटी है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं मेन इकोनॉमिक्स की, सेंटर प्रॉब्लम। इसी के अकॉर्डिंग ही हम जो डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो हम बनाते हैं इकोनॉमिक्स में। व्हाट टू प्रोड्यूस, लाइक कौन सी कमोडिटी हमको बनानी चाहिए। अब मान लीजिए अभी आप बनाने जा रहे हैं इंक, या बोल रहे हैं इंक पेन जो होती है, उसको अगर आप बनाएंगे तो आपको पता है कि उसका जो सेल है वो नहीं होने वाला है ना, आप उसकी डिमांड उसकी है ही नहीं मार्केट में, तो आप उसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ ये होगी, आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए एक एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए आपने रेड पेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, मार्केट में रेड पेन हर शॉप पे रेड पेन ही मिल रहा है, बट जो ब्लैक पेन था, ब्लैक पेन की अवेलेबिलिटी कम हो गई मार्केट पर। तो अल्टीमेटली ब्लैक पेन की नीड थी तो उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि आपका प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा। तो यही ड्राइविंग फोर्स है, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। और हाउ टू प्रोड्यूस में हम मेथोडोलॉजी देखते हैं कि किस तरीके से उसको बनाना है, कौन सी मेथड हमको लगानी है, किस मेथड से ये बेस्ट बनेगा। तो ये हम डिस्कस करते हैं। एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेटेड ऑडियंस कौन है। अब हम बात तो करें गुड्स एंड सर्विस। गुड्स है क्या? ए गुड मे बी एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो हमारी नीड्स हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, इसको ये सेटिस्फाई करे, उनको हम गुड्स बोलते हैं, कोई भी चीज़। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये टेंजिबल होता है, आउटकम ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का आउटकम होना चाहिए। टेंजिबल मीन्स क्या है? टेंजिबल जो कि ट्रांसफरेबल है, इनटेंजिबल जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है। मान लीजिए आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है, ठीक है, तो वो आपके माइंड में आइडिया विच इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, इंटेंजिबल गुड है, ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बट आप एक बिज़नेस से आपने कुछ प्रोडक्शन किया, कोई गुड्स बनाया। मान लीजिए आप स्पीकर का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने स्पीकर बनाया, उसको आपने बेच दिया, तो ये क्या है? टेंजिबल है। अब 2 टर्म और आते हैं जो गुड्स हैं, इसको ब्रॉडली 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका इकोनॉमिक गुड और दूसरा है फ्री गुड। इकोनॉमिक गुड में ऑलवेज डिमांड जो है वो हायर रहता है सप्लाई से, और फ्री गुड के केस में सप्लाई ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन डिमांड। वो कैसे? एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जो इकोनॉमिक गुड्स हैं, मान लीजिए आप जो आपका डेली आप स्टडी करते हैं, आपको बुक्स की ज़रूरत है, तो बुक्स की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा रहेगी, बट उसकी सप्लाई कम होगी। और फ्री गुड में आपका एग्जांपल जो एनवायरनमेंट में, जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। मान लीजिए आपका पानी के किनारे हैं, वहाँ आपको पानी ही पानी है, उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड बहुत कम है। वैसे ही एयर की बात कर लें,
तो ये फ्री गुड्स है। चलिए, अब इकोनॉमिक गुड को भी ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड के भी 2 पार्ट हैं, ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। कंज्यूमर गुड में जैसे आपका मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो कि ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक ये सस्टेन हो सकता है। नॉन ड्यूरेबल आपका मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो आपके पेरिसेबल गुड्स हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इन सबको नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोला जाता है। कैपिटल गुड की बात करें, दिस आर दोज विच आर टू बी प्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट के थ्रू जिसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसको बोला जाता है कैपिटल गुड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और ये तो पहली वीडियो थी, और आई एम श्योर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इससे आगे भी हम जो ये सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत ही हार्ड होते हैं, समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस टॉपिक में वीक हैं या आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो मैं उस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।